नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। शाम के 7 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है बिहार के सबसे बड़े बुलेटिन प्राइम टाइम शो अपना बिहार का। और बात करेंगे बुलेटिन में सबसे पहले पेपर लीक गिरोह के मास्टरमाइंड की, जो आर्थिक अपराध इकाई की टीम के हत्थे चढ़ गया है। पेपर लीक गिरोह के मास्टरमाइंड संजय कुमार प्रभात को गिरफ्तार कर लिया। उस पर कई राज्यों में परीक्षा के पेपर लीक कराने का आरोप है और अब ईओयू की टीम उससे पूछताछ करने जा रही है, जिससे पेपर लीक गिरोह के बारे में कई नए खुलासे होने की उम्मीद है। ये रिपोर्ट देखिए। गिरफ्त में आया पेपर लीक माफिया संजय कुमार प्रभात, अब उगले गराज। ईओयू का एक्शन, पूछताछ की तैयारी। पटना के गोला रोड में बना आलीशान धनेश दत्ता अपार्टमेंट। इसी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 104 से गिरफ्तार किया गया संजय कुमार प्रभात। ये वही संजय कुमार प्रभात है जिसे पेपर लीक माफिया माना जाता है। इसकी गिरफ्तारी की खबर जैसे ही फैली, बिहार के साथ ही झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना पुलिस भी चौकन्नी हो गई। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू से सभी राज्यों की टीम ने संपर्क करना शुरू कर दिया। दरअसल पेपर लीक से जुड़े इसके कारनामे कई राज्यों में फैले हैं। पेपर लीक माफिया संजय प्रभात को रिमांड पर लेने के लिए ईओयू ने अर्जी दायर की है और पूछताछ में हर वो राज का खुलासा करना चाहती है जिससे इस माफिया पर नकेल कसी जा सके। पेपर लीक करने वाले एक सातिर अपराधी संजय कुमार प्रभात को आर्थिक अपराध इकाई ने गिरफ्तार किया और यह गिरफ्तारी जो है वो पटना से हुई है। पटना के गोला रोड इलाके से इसकी गिरफ्तारी आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने सुनिश्चित किया। संजय कुमार प्रभात जो है वो बीपीएससी से टीचर बना था। 2000 में ये टीचर बना था और इसके पिता भी टीचर थे और इसके बाद 2005 में ये जो है वो नवादा के गोविंदपुर से आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ा। काफ़ी कम अंतर से ये चुनाव हार गया था और उसके बाद से ये जो है पेपर लीक करने का जो गिरोह है उसमें सक्रिय हुआ था। अब जरा जानते हैं संजय कुमार प्रभात के बारे में। संजय कुमार प्रभात पेपर लीक गिरोह का बड़ा माफिया है। रेलवे बहाली का माना जाता है मास्टरमाइंड। साल 2000 में हुई बीपीएससी परीक्षा से बना शिक्षक। राजनीति में पहचान बनाने की थी इच्छा। शिक्षक पद से इस्तीफा देकर पेपर लीक गैंग से जुड़ा। बहुत कम समय में पेपर लीक गैंग का माफिया बना। बिहार, झारखंड और उत्तराखंड में धाक जमाई। हैदराबाद, दिल्ली और मध्य प्रदेश में नेटवर्क था। संजय प्रभात दूसरे पेपर लीक माफिया संजय मुखिया की तरह अपनी धाक जमाना चाहता था। 2005 के बाद 2025 के विधानसभा चुनाव में भी इसने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन सफलता हाथ न लगी और फिर से परीक्षा में पेपर लीक में सक्रिय हो गया। उसके निशाने पर TRA 3 और बिहार में होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा थी, लेकिन उसके पहले ये अपने मकसद में कामयाब होता ईओयू के हत्थे चढ़ गया। संजीव मुखिया गैंग से जुड़ा हुआ है और संजीव मुखिया जो है वो पेपर लीक का जो है मास्टरमाइंड बताया जाता है और उसी के सह पर संजय कुमार प्रभात भी जो है वो अलग अलग राज्यों में पेपर लीक विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा का करवाने का काम करता था और उससे जो पैसे अर्जित वो करते थे उसके बल पर वो राजनीतिक गलियारे में अपनी पहचान, अपनी पैठ जमाना चाहता था। हालांकि अब ये कानून के गिरफ्त में है। बहरहाल देखना होगा कि जब आर्थिक अपराध इकाई इसे फिर से रिमांड पर लेगी तो और कुछ क्या नई जानकारी आर्थिक अपराध इकाई के पास ये मुहैया कराता है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात उस खबर की जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि चेतावनी है। बिहार में माफिया के दिन अब लदने वाले हैं। गृह मंत्री सम्राट चौधरी के साथ ही भूमि सुधार और राजस्व मंत्री विजय सिन्हा ने माफिया को खुली चेतावनी दे दी है। सुशासन कायम रखने में जुटी सरकार की ओर से माफिया के खिलाफ लगातार एक्शन भी हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में माफिया की अब खैर नहीं। कुछ इसी आदर्श वाक्य के साथ पूरी सरकार और पूरी मशीनरी जुटी है। एक तरफ जहां हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण माफिया पर एक्शन जारी है, तो दूसरी तरफ क्राइम एंड ऑर्डर बिगड़ने की वजह से बड़ी वजह भूमि विवाद पर भी नकेल कसने की तैयारी है। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में आयोजित समारोह में 48 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। रोजगार की बहार जारी रहने पर खुशी जताई, साथ ही इस मौके पर माफिया को भी खुली चुनौती दे दी।
जो सुशासन है इसको और आगे बढ़ाना है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और अभी जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं उनसे विशेष तौर पर आग्रह करके हमारी जिले की पुलिस जो स्पीडी ट्रायल चलाने का काम किया जा रहा है उसको आगे बढ़ाए। इसलिए कोई भी माफिया किसी भी स्तर पर इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और आगे और सख्ती से कार्रवाई करने का काम करेगा। बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री और भूमि राजस्व सुधार विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे विजय कुमार सिन्हा के भी माफिया के प्रति तल्ख तेवर दिखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विजय सिन्हा ने भी भूमाफिया को चेतावनी दी। सफेद पोश लोग जिनकी माफिया के साथ सांठगांठ है उन्हें आगाह किया और अधिकारियों को भी सतर्क होकर काम करने की नसीहत दी। जो लोग फर्जी कागजात डालते हैं और लंबे समय तक माननीय न्यायालय या हमारे सक्षम जो पदाधिकारी के अदालत के अंदर सुनवाई होती है उसका समय बर्बाद करते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हम लोग करेंगे। बिहार में सरकार के गठन और नीतीश कुमार के फिर से कमान संभालते ही माफिया को खुली चेतावनी जारी कर दी गई है। क्राइम कंट्रोल करने और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने में सबसे बड़ी बाधा माफिया ही माने जाते हैं, जो सफेद पोश के साथ मिलकर हालात बिगाड़कर लाभ पाने में जुटे रहते हैं। लेकिन दोनों डिप्टी सीएम की माफिया को खुली चेतावनी ये बताने के लिए काफी है कि बिहार से अब जल्द ही माफिया भागते नजर आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। अच्छा, अब एक सवाल, क्या कोई भी व्यक्ति वेतन और पेंशन एक साथ ले सकता है? जवाब होगा नहीं। लेकिन आरटीआई की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि कई नेता और मंत्री ऐसे हैं जो एक साथ वेतन भी ले रहे हैं, पेंशन भी ले रहे हैं। इसमें भोला यादव, उपेंद्र कुशवाहा, विजेंद्र यादव, नीतीश मिश्रा सहित कई नेताओं के नाम शामिल हैं। वैसे कई नेताओं ने इस खुलासे का खंडन भी किया है और आरोपों को गलत बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। मैं इसको अनावश्यक और गैर जरूरी मानता हूं। तो जब नहीं रहे तो पेंशन हमने ली है। कोई पेंशन और सैलरी साथ साथ ले सकता है क्या? ये वो सवाल है जिसने आज की तारीख में बिहार की राजनीति में हलचल मचा दिया है। सवाल तब उठा जब एक आरटीआई रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि बिहार के कई नेताओं को वेतन और पेंशन दोनों साथ साथ मिल रहा है। सत्ताधारी हो या फिर विपक्ष के नेता, कोई इसे अछूता नहीं। इस खुलासे ने बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी। पहले आप कुछ बड़े नेताओं के नाम जान लीजिए जो इस लिस्ट में है। इसमें सतीश चंद्र दुबे, विजेंद्र प्रसाद यादव, उपेंद्र कुशवाहा, देवेश चंद्र ठाकुर, ललन कुमार सर्राफ, संजय सिंह, नीतीश मिश्रा और आरजेडी नेता भोला यादव जैसे बड़े नाम शामिल हैं। आरटीआई का जो खुलासा है, मैं चाहता हूं उसके बाद सभी माननीय सदस्य, चाहे किसी भी दल के हों, वो अपना स्पष्टीकरण दें मुझे। कुछ नेताओं ने खुद पर लगे आरोपों का खंडन भी किया। आरएलएम अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर सफाई दी कि जब वो सांसद या विधायक नहीं थे, सिर्फ उसी दौरान पेंशन ली थी। सदन का सदस्य रहते सिर्फ वेतन लिया, पेंशन बंद करा दी थी। 100% से ज्यादा यह बात गलत है, बेबुनियादी बात है। पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा ने भी विभाग को पत्र लिखकर बताया कि जब वो किसी पद पर नहीं थे तभी 22 सितंबर 2015 से 8 नवंबर 2015 तक पेंशन लिया। उसके बाद से पेंशन बंद है। कुछ ऐसी ही बात केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने भी कही। उन्होंने कहा कि जब मैं किसी सदन का मेंबर नहीं था तब पेंशन लिया था, जब सदन का मेंबर फिर से बन गया तो पेंशन नहीं लिया। बात यही है कि जब हम किसी सदन का मेंबर नहीं थे तो टेन्योर में हमने पेंशन लिया है, जैसे हम बने फिर बंद कर दिया। आरटीआई से हुए खुलासे पर कोई नसीहत दे रहा है तो कोई सफाई देने वाले नेताओं की तारीफ कर रहा है। वैसे आप जान लीजिए कि नियम क्या कहता है। नियम ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति मंत्री, सांसद या विधायक बन जाता है तो उसे सिर्फ वेतन मिलता है, पेंशन नहीं। और एक ही चीज का लाभ वो ले सकते हैं, दोनों साथ साथ नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार पंचायत चुनाव इस बार ईवीएम से होंगे और इस बात की जानकारी खुद पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने दी है। इस व्यवस्था से पंचायत के प्रतिनिधि भी काफी उत्साहित हैं।
समय समय पर मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण जरूरी है। मंगलवार से देश की संसद में चुनाव सुधार पर चर्चा चल रही है। अब SIR पर ही सवाल उठा दिए। पक्ष और विपक्ष के बीच सवाल जवाब का दौर तेज है। ईवीएम से लेकर SIR तक बातचीत हो रही है। इसी बीच बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने यह साफ कर दिया कि इस बार बिहार में पंचायत चुनाव ईवीएम से होंगे। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि इससे नतीजे जल्द आएंगे और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। कई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने वाला है। इस बार मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल होगा। इससे जैसे 6 पदों पे चुनाव होता है तो एक कंट्रोल यूनिट होगा, उसके साथ ही सारे 6 बैलेट यूनिट कनेक्टेड रहेंगे, तो काफ़ी सहूलियत भी होगी, समय भी कम लगेगा और गिनती में कुछ गड़बड़ी की जो आशंका रहती है लोगों को वैसे भी नहीं रहेगी। आपको बता दें कि बिहार में सितंबर-अक्टूबर के महीने में पंचायत चुनाव होने की संभावना है और बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हैं। ईवीएम से पंचायत चुनाव के बाद से पंचायत प्रतिनिधि भी काफी उत्साहित हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर आपको सुपौल से बताते हैं, जहां सदर अस्पताल के SNCU वार्ड से एक नवजात बच्चे के गायब होने की सूचना से खलबली मच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल सर्जन खुद सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुट गए हैं। अब बताया जा रहा है कि मधुबनी के पिपराही के एक दंपति को सुपौल के निर्मली अस्पताल में 7 दिसंबर को बेटा हुआ था। उल्टी की शिकायत पर डॉक्टरों ने उसे SNCU वार्ड में रेफर कर दिया। बुधवार सुबह उसकी नानी दूध पिलाने के लिए उसे मां के पास ले गई, जिसके बाद से ही बच्चा गायब है। सिविल सर्जन का कहना है कि नानी की ओर से बच्चा ले जाने का फुटेज है, लेकिन उसके वापस रखने का कोई फुटेज नहीं है। पीड़ित परिवार ने दूध पिलाने के बाद उसे तुरंत वार्ड में देने का दावा किया है। बच्चा गायब होने की घटना अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही है। 10 बजे तखनी से नहीं ऐलान करलकै तो नहीं एलिए चेक करे। माँ कहलिए से माँ देखा बुआ के कहाँ आबै छै, ऐलान करतौ तब देतौ। तब ऐलान करलकै 2 बजे के आसपास में, तब एलै तो नहीं छलै बच्चा। तो अखनी एलिए हल्ला केलकै ना पुलकुमारी तब एलिए। तू बच्चा ले कतऽ गेल रह? बउआ के पीबै ले गेलिए। ओकर बच्चा लेके अयला रहते? बच्चा के एतऽ लेके अयला रहे? मधुबनी जिले का है, उसका निर्मली में डिलीवरी हुआ था। 7 तारीख को यहाँ एडमिट हुआ है। आज 10 बजे के लगभग उसको दूध पिलाने के लिए उसकी नानी ले गई थी। CCTV कैमरा में उसकी नानी फिर वापस बच्चे को लाई है, इसका फोटो नहीं है। लोग छानबीन कर रहे हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होगा। न्यूज़ 18 अब पूरे मामले पर गंभीर सवाल उठा रहा है कि क्या अस्पताल में नवजात सुरक्षित नहीं है। सदर अस्पताल से कैसे गायब हुआ बच्चा? SNCU वार्ड में जाने का फुटेज आखिर क्यों नहीं मिला? सवाल ये भी, क्या अस्पताल में संगठित गिरोह हावी है? बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। 10वीं बार बिहार की कमान संभालने के बाद नीतीश कुमार काम को लेकर एक्शन में दिख रहे हैं। सीएम ने सरकारी आवास एक अणे मार्ग के संकल्प में प्रगति यात्रा के दौरान घोषित विकास योजनाओं की समीक्षा की। इसके साथ ही अधिकारियों को तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दिए। प्रगति यात्रा के दौरान 430 योजना की मंजूरी दी गई थी, जो 22 विभाग से जुड़े थे। सीएम ने 2024 के दिसंबर, 2025 के जनवरी-फरवरी में यात्रा की थी और इस दौरान लोगों से मिले फीडबैक और नई जरूरतों को देखते हुए नई योजना को मंजूरी दी गई थी। इन योजना पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और देखिए, पीएम मोदी 11 दिसंबर यानी कि कल एनडीए के सभी सांसदों के लिए एक विशेष रात्रि भोज का आयोजन करने वाले हैं। इसका उद्देश्य सहयोगी दलों के साथ बेहतर तालमेल, समन्वय और संसद सत्र के दौरान एक साझा रणनीति तैयार करना बताया जा रहा है। इस डिनर में सरकार के विधायी एजेंडे, सेशन की प्राथमिकताओं और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। एनडीए सांसदों के लिए विशेष रात्रि भोज आयोजन को लेकर जेडीयू सांसद
रामप्रीत मंडल ने कहा कि इसके लिए मैं पीएम का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि कल एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा था कि गंगा बिहार से बंगाल की ओर जाती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बिहार का मैं 56 बार दौरा किया हूं। वहां की जनता, युवा, बुजुर्ग सबने जो प्यार दिया है उसके उपलक्ष्य में मैं सभी सांसदों के लिए भोज का आयोजन कर रहा हूं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने एनडीए की बैठक बुलाई थी बाल योगी जो हम लोगों का ये है एनेक्सी में, तो उन्होंने खुशी जाहिर की कि बिहार की जो अपार सफलता मिली है जो हम लोग को उम्मीद नहीं थी, और उन्होंने कहा कि गंगा बंगाल की ओर जाती है, गंगा बहती है, और अपने खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने 25 साल के जो पद पर रहते हुए जब वो माननीय मुख्यमंत्री थे और भी प्रधानमंत्री है, कभी इस तरह के भोज का आयोजन नहीं किए थे। तो हमारे सारे सांसदों के लिए बहुत खुशी की बात है। एनडीए सांसद हम लोग कल जाएंगे, मिल बैठ करके भोज का लुत्फ उठाएंगे। वही देखिए, इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल होने से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही थी। पटना एयरपोर्ट के निदेशक की माने तो अब फ्लाइट की स्थिति ठीक दिख रही है और कस्टमर से भी पॉजिटिव फीडबैक मिल रहे हैं। उन्होंने यात्रियों को हो रही परेशानी का हल निकालने का भरोसा भी दिया है। निदेशक ने कहा कि अभी सर्वर पर अधिक लोड है, इसलिए सबको एक साथ जानकारी नहीं दी जा रही है। उन्होंने 15 दिसंबर तक हालात सामान्य होने की उम्मीद जताई है। मानते हैं कि जो आज भी हमने पैसेंजर के साथ जाके, इंडिगो की टीम भी थी साथ में, सीआईएसएफ भी थी, हम सारे लोग गए वहाँ पे टर्मिनल, हमने पैसेंजर्स का फीडबैक लिया। सारे हमारे जो कुछ जो कैंसिलेशन है वो फिक्स्ड है, वो एडवांस में बता दिए जा रहे हैं। तो जो भी चीज़ है आज की डेट में भी सामान्य है, तब भी सामान्य रही। थोड़ा सा एक उथल पुथल हुई, लेकिन ऑल इन ऑल सब कुछ नॉर्मल है, तो ऐसा कोई परेशानी की बात नहीं। पैसेंजर्स का भी फीडबैक हमें बहुत अच्छा मिला है, सारे पैसेंजर खुश हैं, अभी उनके मन में अब कोई शंका भी नहीं है, तो सब ट्रैवल कर रहे हैं, तो सबको एडवांस में इंफॉर्मेशन है। और अब बात करते हैं अवैध अतिक्रमणकारियों पर जारी एक्शन की। देखिए, गोपालगंज में आज नगर परिषद ने सड़कों के किनारे बुलडोजर से अतिक्रमण को हटा दिया है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अजय प्रसाद ने बताया कि 15 दिसंबर तक प्रशासन का अभियान चलेगा। प्रशासन की ओर से लोगों से अवैध कब्जा को खुद से हटा लेने की अपील की गई है। गोपालगंज से बुलडोजर एक्शन पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। फिर से बुलडोजर से एक्शन शुरू हुआ है। गोपालगंज के शहरी इलाके में नगर परिषद की ओर से बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। ये गोपालगंज के थाना रोड की तस्वीर है और यहाँ पर इस वक्त बुलडोजर से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। गोपालगंज प्रशासन का ये कहना है कि 15 दिसंबर तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा और इसी अभियान से पहले सभी दुकानदारों को नोटिस दिया गया था। नोटिस दिए जाने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर उनके खिलाफ ये कार्रवाई शुरू की गई है। अभी तक हम लोग पोस्ट ऑफिस चौक से थाना चौक, पोस्ट ऑफिस चौक से अम्बेडकर चौक से चिरानगढ़ और बंजारी रोड, ये 4-5 रोडों पर अतिक्रमण हटवाए हैं। और पूरे शहर वासियों में, पूरे शहर के सभी सड़कों पे, सभी मार्गों पे ये अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों से अपील किया गया है कि आप प्रशासन को सहयोग करें ताकि आवागमन सुचारू रूप से शहर का चलता रहे, बाधित नहीं हो। अनाउंसमेंट के बाद भी बहुत सारे लोगों ने जो नहीं हटाया है उनका हम लोग सामान जब्त कर रहे हैं और उस पर फाइन लगाने की कार्रवाई की जाएगी। ये अभियान 15 दिसंबर तक कंटिन्यू चलेगा और आवश्यकता होने पर उसके बाद भी आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे में इस वक्त बुलडोजर से एक्शन शुरू होने के बाद जो अतिक्रमण करने वाले लोग हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। 15 दिसंबर तक ये अभियान लगातार जारी रहेगा। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से पटना सिटी में भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अजीमाबाद अंचल प्रशासन की ओर से आलमगंज और खाजेकलां थाना क्षेत्र में अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रशासन की टीम ने बुलडोजर और जेसीबी की मदद से अवैध रूप से बने कच्चे पक्के निर्माण को तोड़ दिया है। वहीं सड़क पर अवैध रूप से बने कई दुकानों को भी हटा दिया गया। इस दौरान प्रशासन की टीम ने अवैध अतिक्रमणकारियों से जुर्माना भी वसूला। प्रशासन की कार्रवाई से अवैध अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने की बात दोहराई है। 18 दुकान को फाइन किया गया। एक काउंटर, 4 गाड़ी बालू की जब्ती की गई। तो किस तरह से किया गया? ट्रिपल जेसीबी के माध्यम से की गई है। आप लोगों को फाइन भी किया गया? हाँ, 11,600 का जुर्माना किया गया। कब तक जारी रहेगा? ये आगे
अग्रसर आदेश तक जारी रहेगी। भागलपुर के टीएमबीयू हॉस्टल में अवैध रूप से रह रहे छात्रों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। एसडीओ, सिटी डीएसपी और विश्वविद्यालय प्रशासन की संयुक्त टीम ने 5 हॉस्टल्स में 100 से अधिक छात्रों को हटाया है। पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन कई छात्र ताला लगाकर फरार हो गए। जिन कमरों में ताला मिला उसे तोड़कर विश्वविद्यालय ने नया ताला लगा दिया है। जिला प्रशासन की मदद से लंबे समय से लंबित कार्रवाई आज पूरी की गई है। तिलकाबांजी भागलपुर विश्वविद्यालय के 5 हॉस्टलों में अवैध रूप से रह रहे छात्रों के खिलाफ आज कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल के साथ जो है सदर अनुमंडल पदाधिकारी, सिटी डीएसपी के साथ कई थानों की पुलिस जो है मौके पर पहुंची हुई है और सभी हॉस्टलों से जो है अवैध रूप से जो छात्र रह रहे थे उन्हें यहाँ से खाली कराया जा रहा है। कई रूम में जो है ताले बंद हैं, उनको भी जो है तोड़वा कर जो है विश्वविद्यालय का ताला लगवाया जा रहा है। लंबे समय से जो है विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में जो अवैध कब्जा था उसको लेकर जो है कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही थी। आज जो है सदर अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की जा रही है। सर, अवैध रूप से छात्र रह रहे थे, कितने छात्र थे जो आज खाली करना है सर? नहीं, इसमें कुछ अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंसी काफ़ी लंबे समय से थी, जिसको हटाने के लिए जो कॉलेज का प्रशासन है उनके द्वारा अनुरोध किया गया था, जिसके आलोक में सभी संबंधित पदाधिकारियों, छात्रों और जो संबंधित पक्ष है सबसे बातचीत करके और फिर जो विधिवत प्रक्रिया है नोटिस वगैरह करके अनाउंसमेंट करके फिर आज हम लोग इसको शेड्यूल किए थे, तो आज हम लोग खाली करा रहे हैं। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका ये प्रक्रिया है। उन्होंने जो हॉस्टल चिन्हित किया है जहाँ पे अनऑथराइज वे में बच्चे रह रहे हैं, तो इस पे पूर्व में नोटिस भी दिया गया है, अनाउंसमेंट भी हुआ है। मैक्सिमम खाली हो चुका है, बच्चों ने अच्छे से ढंग से इसको खाली किया है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है आज ये कार्रवाई शुरू की गई है। पहले जो है छात्रों को नोटिस दिया गया था और आज जो है खाली कराने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल जो है तैनात किए गए हैं। वहीं छात्र भी जो है इस प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। अररिया जिले में 2 साल पहले ही ट्रैफिक थाना की शुरुआत हुई और अब जिले के लोग ट्रैफिक सिग्नल लाइट की मांग कर रहे हैं। अधिकतर लोग अभी भी ट्रैफिक रूल का पालन नहीं कर रहे। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर जुर्माना वसूला जा रहा है, लेकिन वो खानापूर्ति से अधिक नहीं दिखता। लोगों की मांग है कि अगर ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगा दिए जाएं तो लोग ट्रैफिक नियम का पालन करना शुरू कर देंगे। कोई गाड़ी का नहीं है, आप आगे देख सकते हैं ट्रैफिक का कहीं भी कुछ नहीं है। एक रेड लाइट तक अररिया में नहीं है कि लोग उसको फॉलो करें। चांदनी चौक पे एक रेड लाइट नहीं है जो रेड लाइट होना चाहिए। ट्रैफिक लाइट बिल्कुल होना चाहिए, उस पर प्रॉपर काम होना चाहिए ट्रैफिक के ऊपर। रोजाना जाम की समस्या से लोग रूबरू हो रहे हैं और मैं प्रशासन से उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द जो है ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था की जाए ताकि जिले के आम जनता को जाम की समस्या से निजात। और इसी के साथ अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना।